नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक मूवी आई थी सरफिरा, जिसमें अक्षय कुमार, राधिका मदन और परेश रावल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और बिल्कुल ऐसी ही कहानी के ऊपर इससे पहले एक और तमिल फिल्म आई थी जिसका नाम था सोराराय पोट्रू, जिसमें सूर्या, अपर्णा और परेश रावल ने भूमिका निभाई थी। ये दोनों ही फिल्में एक बायोपिक थी, यानी कि ये एक व्यक्ति की जीवन के ऊपर आधारित थी जिनका नाम था कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ। अब हम सभी जानते हैं कि जब ये फिल्में बनती हैं, किसी बायोपिक बनती हैं, चाहे वो हिंदी फिल्में हो, चाहे विदेशी हो, चाहे कोई भी हो, तो ये पूरी तरह से सही नहीं होती हैं, क्योंकि इनको केवल उस व्यक्ति की कहानी नहीं दिखानी है, बल्कि इनको व्यापार भी करना है, इनको पैसे भी कमाने हैं। तो जाहिर है कि ये जो फिल्म थी, इसमें जो पूरी कहानी दिखाई गई है वो उतना एक्यूरेट या उतना करेक्ट सही नहीं है जैसा कि फिल्म में दिखाया गया। तो असली कहानी क्या है, तो यही जानेंगे आज की वीडियो में। असली कहानी कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ जी की और डेक्कन एयरलाइंस की। तो चलिए देखते हैं। पहली चीज कि ये जो नाम है डेक्कन एयरलाइंस का, इसको डेक्कन एयरवेज के साथ कंफ्यूजन हो सकता है। तो कहानी एक्चुअल में शुरू होती है 1945 में। डेक्कन एयरवेज की स्थापना हुई थी। इसको फाउंडेड किया था उस समय के हैदराबाद के निजाम ने, और साथ में थी एक और कंपनी टाटा एंड सन्स। टाटा सन्स साथ में थी, दोनों ने मिल करके इस एयरलाइन को शुरू किया था। ऑपरेशंस 1946 में इसमें शुरू हो गए थे। सितंबर 1948 में जब मिलिट्री ऑपरेशन चला भारत सरकार का, भारत आजाद हो गया था और हैदराबाद नहीं मिल रहा था भारत में, ये कहानी आपको पता होगी। तो भारतीय सैनिकों ने एक ऑपरेशन चलाया, मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन में कहानी सबको पता है आगे क्या हुआ, कि जो निजाम की सेना थी और जो रजाकार थे, इनको भारतीय सेना ने धूल चटा दी, और उसके बाद हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। और साथ ही ये जो डेक्कन एयरवेज था, इसका भी विलय भारत में ही हो गया। इसके बाद आगे क्या हुआ कि 1953 में भारत सरकार एक नया कानून लेकर आई जिसको कहते हैं एयर कॉरपोरेशन एक्ट। इसमें करीब 7 जो दूसरी एयरलाइंस थी, इन सब का मर्जर हो गया, जिनमें कि टाटा एयरलाइंस भी थी, और इन सब को मिला करके बनाया गया एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस। जब भारत में इसको मर्ज किया गया तो इसमें जो है करीब टोटल जो है 13 इसमें डकोटा प्लेन थी, DC-3 डगलस। ये एयरक्राफ्ट भी बड़े सस्ते, या बिल्कुल बोलते ना, बिल्कुल ही सस्ते दामों में निजाम को मिल गया था। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इसको आसाम में यूं ही छोड़ दिया था, तो बड़े सस्ते में इनको मिल गया था। खैर, ये कहानी खत्म हो गई 1953 में, क्योंकि इनका मर्जर हो गया और ये नाम भी खत्म हो गया डेक्कन एयरवेज का। इसके बाद कहानी शुरू होती है अभी जो जिसके ऊपर फिल्म बनी है, उस कहानी के ऊपर आते हैं। तो ये जो कहानी है, इसकी शुरुआत होती है कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ से। तो सबसे पहली चीज, कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ एयरफोर्स से नहीं है, ये इंडियन आर्मी से हैं। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही आ गया, वो एयरफोर्स से नहीं है जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था, ये इंडियन आर्मी से। अब इनकी कहानी पे आ जाते हैं, इनकी जीवन के ऊपर। 13 नवंबर 1951 को जी.आर. गोपीनाथ जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे, एक फार्मर भी थे साथ में, और इनका मानना था कि स्कूल जो है बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कम से कम प्राइमरी सेक्शन तक के लिए। तो इन्होंने भी अपने बेटे को स्कूल में नहीं भेजा, घर पर ही पढ़ाया। इसके बाद इनकी डायरेक्ट एंट्री स्कूल में हुई क्लास 5 में। इनके हेडमास्टर को एक मैसेज आया और इन्होंने क्लास में अनाउंस किया कि सैनिक स्कूल की भर्ती चल रही है। तो सैनिक स्कूल में जो भर्ती होना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, वो बच्चे हाथ खड़ा करें। अब ये चीज उस समय ज्यादा बच्चे समझते नहीं थे या इंटरेस्ट नहीं था, जो भी बात थी, लेकिन सिर्फ जी.आर. गोपीनाथ ने ही केवल हाथ खड़ा किया। फिर बाद में उन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वो कन्नड़ भाषा के थे और इंग्लिश उनको उस वक्त फ्लुएंटली आती नहीं थी। तो इसके लिए उनके हेडमास्टर को भी बड़ा गुस्सा आया कि एक भाषा बैरियर कैसे हो सकता है किसी की सफलता का। तो उन्होंने मिनिस्ट्रीज को काफी लेटर वगैरह लिखे और जी.आर. गोपीनाथ को दोबारा मौका मिला अपनी ही भाषा में एग्जाम अपियर करने का, और उसके बाद उन्होंने पास हो गए और आर्मी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 1967 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया। 1971 में क्योंकि युद्ध छिड़ गया भारत पाकिस्तान का, और इनका ट्रेनिंग जो है थोड़ा कट शॉर्ट हो गया, छोटा कर दिया गया, और ये सिक्किम में पोस्टेड हो गए। कुछ समय आर्मी में बिताने के बाद इन्होंने आर्मी से निकलने का फैसला लिया। तो इन्होंने बोला कि आर्मी में रह करके तो सिर्फ समय के साथ प्रमोशन ही हो सकता है, और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो जो भी था, इन्होंने आर्मी से इस्तीफा दिया और ये वापस घर आ गए करीब 28 साल की उम्र में। तो बहुत यंग ही थे उस टाइम। इसके बाद इन्होंने बिजनेस में
हाथ डाला। सबसे पहले इन्होंने किया फार्मिंग यानी सीरीकल्चर, सिल्क का जो सिल्क वर्म होते हैं उसका खेती यानी सिल्क के पैदावार। और ये ऐसा वैसा नहीं किया, इन्होंने बहुत बढ़िया और बड़े उत्तम तरीके से किया, जिसके लिए इनको 1996 में रोलेक्स लॉरेट अवार्ड भी मिला इसी सेरिकल्चर के बिजनेस में। इसके बाद इन्होंने और दूसरे काम भी किए, जैसे रॉयल इनफील्ड का डीलरशिप भी लिया, वो भी चलाया है। फिर इन्होंने एक हासन में एक होटल भी खोला, और आखिर में इन्होंने 1997 में अपने एयरफोर्स के दो मित्रों के साथ मिल करके इन्होंने डेक्कन एविएशन की स्थापना की। अब ये डेक्कन एयरलाइंस नहीं था, ये दूसरी कंपनी थी, ये थी डेक्कन एविएशन। इसमें चार्टर हेलीकॉप्टर सर्विसेज थी। फिर 2003 में इन्होंने डेक्कन एयरलाइंस की फाउंडेशन रखा, यानी अब जो एयर डेक्कन, हम जो डेक्कन एयरलाइंस की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर फिल्म बनी है, ये आया 2003 में। तब तक तो इनको अनुभव भी हो चुका था काफी एयरलाइंस वगैरह इन सब बिजनेस का, क्योंकि ये डेक्कन एविएशन चला चुके थे 97 से 2003 तक। शुरू में इनके पास इनिशियली दो ही प्लेन थे जो इन्होंने फ्रांस से लीज पर लिए थे। ये थे ATR 42-320, और ATR जो है टर्बोजेट प्लेन्स होते हैं छोटे, इसमें सीटिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये उन्होंने लिया था लीज पर, और इसके बाद इनकी जो सक्सेस थी वो एक के बाद एक इस सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 2004 में इन्होंने 5 एयरबस A320 लीज पे लिए और 2 अलग से परचेज भी किए। इसके बाद 2004 में ही दिसंबर में इन्होंने 30 एयरबस A320 का ऑर्डर कर दिया, यानी अब बहुत बड़ी फ्लीट हो गई इनकी। इसके बाद इन्होंने 2005 फरवरी में 30 ATR 72-500 परचेज किए। अब ATR 72 में 72 सीटर होता है, ये भी टर्बोजेट है। इसके बाद 2007 तक इन्होंने 30 और ज्यादा एयरबस A320 के ऑर्डर कर दिए। अब इनकी फ्लीट बहुत बड़ी हो चुकी थी, और 2007 तक भारत की नंबर 2 की लार्जेस्ट कैरियर कंपनी ये बन चुकी थी डेक्कन एयरलाइंस। अब हाँ, एक सवाल आता है कि फिल्म में दिखाया गया 1 रुपए टिकट पर इन्होंने यात्राएं कराई, तो क्या ये सच है? एक्चुअल में ये सच है। थोड़ा अजीब है, इम्पॉसिबल सा लगता है, पर ये सच है। लेकिन इसमें इन्होंने ट्रिक, एक फॉर्मूला अपनाया था। ये ऐसा कर रहे थे कि शुरू की कुछ सीटें, केवल कुछ सीटें, जैसे किसी प्लेन में 3, किसी में 5, किसी में 10 तक भी था, तो ये वो 1 रुपए में दे रहे थे जो गरीब यात्रियों के लिए। उसके बाद की जो सीटें थी फिर वो 500 रुपए कुछ दिनों के लिए, फिर 1000 रुपए, फिर 2000, फिर ऐसे करते करते आखिर में 6000 रुपए पर टिकट तक भी ये हाईएस्ट बेच रहे थे। तो इससे हो क्या रहा था कि पूरा सीट का अगर आप एवरेज आउट निकालेंगे तो करीब 3500-4000 का एवरेज आउट आता है पर सीट। तो 1 रुपए वाला सीट बेच के इनको कोई घाटा नहीं हुआ। फिल्म में एक और चीज दिखाई गई है, राइवल, जो दुश्मनी, इनको कोई परेशान कर रहा था, काफी परेशान किया। तमिल फिल्म में भी ऐसे ही दिखाया गया है और हिंदी वाले में भी दिखाया गया है। और वो विलेन का रोल में थे परेश रावल जी। दोनों फिल्मों में परेश रावल थे, तमिल वाले में भी परेश रावल ही थे और हिंदी फिल्म में भी परेश रावल ने ही वो भूमिका निभाई है। तो ये कौन थे? ये एक्चुअल में थे नरेश गोयल, जेट एयरवेज के। उस समय जेट एयरवेज एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी हो रही थी और भारत में बड़ा प्रभुत्व था इसका प्राइवेट एयरलाइंस में। तो वो इसके सबसे बड़े राइवल बन के आए थे। अब थोड़ा मिर्च मसाला फिल्म में ज्यादा लगा भी दिया गया होगा, लेकिन हाँ, राइवल तो थे, ये है। और आप अगर नेट में देखेंगे तो आपको बहुत सारे इसके मिल जाएंगे कि इन्होंने काफी अड़चने तो इनके रास्ते में डाली थी। डेक्कन एयरवेज की कहानी में आगे देखें तो हमको पता चलता है कि 2005 से 7 तक इनके फॉर्मूले की कॉपी भी हुई। अब कॉपी मतलब एग्जैक्ट कॉपी बोल नहीं सकते इन चीजों में, लेकिन हाँ, सस्ती एयरलाइंस का जमाना आ चुका था, क्योंकि अब मध्यम वर्गीय लोग भी हवाई सफर करने लगे थे और ऐसी कई कंपनियां इनको देख करके आ गई, जैसे कि उदाहरण के तौर पे स्पाइस जेट, गो एयर, इंडिगो, जेट लाइट। तो इस तरह की कई एयरलाइंस अब लॉन्च हो चुकी थी, जो अब ये डेक्कन एयरवेज के भी मुकाबले में आ गई थी, क्योंकि ये भी सस्ती टिकटें दे रही थी। हाँ, वो 1 रुपए वाला नहीं था, लेकिन एवरेजली इतना तो था कि एक मिडिल क्लास आदमी एफोर्ड कर सके। 2007 में अब इनका मर्जर शुरू हुआ किंगफिशर एयरलाइंस के साथ। अब इनसे पूछा जा रहा है, तो इन्होंने, एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था तो उसमें वो कह रहे थे कि फाइनेंशियली काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट्स अब आने लग गई थी। हालांकि 2007 तक अपने पीक पर थी, फिर भी कुछ ऐसी बातें थी जिनसे कि इनको
एयरलाइंस चलाने में दिक्कत आ रही थी। तो किंगफिशर एयरलाइंस के साथ इनका मर्जर के बाद 2007 में शुरू हुआ और किंगफिशर ने इसको एक नया नाम दिया, सिंप्लीफाइड डेक्कन, जिसमें कि प्लेन के विंग टेल में उन्होंने वही अपना किंगफिशर वाला एक जो बर्ड का लोगो यूज किया उसमें, और इस नाम के साथ ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन बाद में कंप्लीट मर्जर हो गया और इसका नाम बदल करके हो गया किंगफिशर रेड। इसके साथ डेक्कन एयरलाइंस खत्म हो गई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। 2011 में किंगफिशर के जो ओनर थे विजय माल्या, वो बैंकरप्ट हो गए। वो उनकी पूरी कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई और इसके साथ ही किंगफिशर एयरलाइन भी बंद हो गई। यानी कि जो डेक्कन एयरलाइंस अब किंगफिशर के नाम पर थी वो भी बंद हो गई। 2012 में एक बीबीसी को इंटरव्यू के दौरान जीआर गोपीनाथ जी ने बताया कि विजय माल्या ने एयरलाइंस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर वो दे रहे होते तो कोई वजह ही नहीं थी कि ये बैंकरप्ट होती। ये एयरलाइन तो काफी अच्छी चलने वाली थी और चल सकती थी। अब सवाल ये भी था कि जीआर गोपीनाथ जी खुद क्यों नहीं चला रहे। खैर, इन्होंने इसका भी जवाब दिया। 2017 में उन्होंने वापस ऑपरेशन शुरू किया और एयर डेक्कन दोबारा लॉन्च हो गई। यानी एयर डेक्कन अब फ्लाइट उड़ान भरने लगी और दोबारा इसने ऑपरेशन शुरू कर दिया। और वो हाँ, उसका मशहूर ₹1 वाला टिकट भी इन्होंने इस बार भी रखा। इस बार इन्होंने कुछ दूसरे प्लेन्स लिए थे, जैसे कि बीच क्राफ्ट लिया था, वो 1900D मॉडल। और 2020 के कोविड पैंडेमिक के बाद इन्होंने ऑपरेशन फिर हॉल्ट हो गए, बंद हो गए। और जो लीज पे प्लेन इन्होंने ली थी वो रिटर्न कर दी इन्होंने। और अभी कोई खबर नहीं है इसके रीलॉन्च की, और मैंने काफी सर्च किया, कुछ पता भी नहीं चला। अभी तो बंद है और कोविड के बाद से दोबारा डेक्कन एयरलाइंस नहीं चली। खैर, फिल्में लेकिन चल गई दोनों को दोनों, और कहानी भी सबको मजा ही आया होगा। ये थी डेक्कन एयरलाइंस की पूरी कहानी, जो फिल्म से थोड़ी अलग थी, लेकिन ये भी काफी इंटरेस्टिंग ही थी अपने आप में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर कुछ मेरे से छूटा हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं इसके बारे में। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो पक्का कर लेना भाई, ठीक है। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।